गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म रिवीजन। साथ साथ में हम लोग मैग्नेटिक मैटर भी करेंगे। सबसे पहले बायोट सेवर्ट लॉ देखते हैं। बायोट सेवर्ट का स्टेटमेंट क्या था सर? बायोट सेवर्ट का स्टेटमेंट था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ये डिटरमाइन करना था डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के लिए निकाल रहे हैं। डीएल एलिमेंट लिए जिसका मैग्नेटिक फील्ड डीबी है किसी भी आर डिस्टेंस पर, उसने डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऐसे लिखा म्यू नॉट आइडियल क्रॉस आर क्यू अपॉन 4π आर क्यू। ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखा। सर ये कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं? आर डिस्टेंस में हर जगह कांस्टेंट होगा रेडियस में, बट डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का हर एक सर्कल के टेंजेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। डायरेक्शन के लिए आइडियल क्रॉस आर डिपेंड करता है, ठीक है। ये रामबान यूज़ कर लेना आइडियल क्रॉस आर। बाकी राइट हैंड रूल तो जानते ही हो, ठीक है। अब देखो आइडियल को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं क्यू और वी में। वी क्या है? वेलोसिटी। देखो आइडियल इन डी क्यू बाई डी एल बाई डी टी लिख सकते हैं, हाँ। तो यहाँ से हम लोग क्यू चार्ज मूविंग है, उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सर? डी बी इक्वल टू म्यू नॉट क्यू वी बाई आर। सर यहाँ आइडियल को रिप्लेस कर दिए वेलोसिटी चार्ज से, हाँ। तब बोल सकते हैं वेलोसिटी चार्ज वाला पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये होगा, ओके। ये हो गया बायोट सेवर्ट का लॉ, ठीक है। सिर्फ हमको फॉर्मूला ही पूछता है एग्जाम में। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेट वायर के कारण सर हम लोग 3 पढ़े हैं। फाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ओके। कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं आर और यहाँ से फर्स्ट एंड को सेकेंड एंड को ज्वाइन करने के बाद θ1 और θ2 फॉर्म करते हैं, ठीक। θ1 कितना क्लॉकवाइज, θ2 एंटी क्लॉकवाइज। ये रूल के अकॉर्डिंग फिक्स है। अगर इसके कोई अपोजिट गया तो नेगेटिव होगा। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो सर ये म्यू नॉट आई साइन θ1 θ2 ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, ओके। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? अरे राइट हैंड कर्ल रूल से फाइंड कर लेंगे, अदरवाइज रामबान से, ठीक है। रामबान नहीं बता रहा हूँ अभी, तुम जान लो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए सर? लॉन्ग वायर। वो सर θ1 θ2 90 हो जाएगा तो बस 90 पुट कर दो, तो म्यू नॉट आई बाई 1 तो यहाँ से 2πd आ जाएगा, ओके। ये मैग्नीट्यूड है। बाकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो तुम जानते हो सर, रामबान के थ्रू से फाइंड करते हैं। रामबान कैसा था पता है ना तुम्हें? हाँ सर, ओके। अब हम लोग देखते हैं आगे चल के सर। तीनों केस हो गया, वन साइड इनफाइनाइट, बोथ साइड इनफाइनाइट और ये स्पेशल केस क्या है? 2 देख लो। स्पेशल केस 2 क्या है सर? अगर मुझे वायर शॉर्ट रहे तो एक्सटेंडेड करना पड़े, वायर एक्सटेंडेड, तब आर परपेंडिकुलर कहाँ से निकाला जाता है? एक्सटेंडेड वायर से। देखो θ1 तो ठीक ही है क्लॉकवाइज, लेकिन θ2 होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज हो गया। स्टैंडर्ड रूल के अपोजिट तो माइनस हो जाएगा सर, हाँ। तो यहाँ नेगेटिव साइन पुट किए क्योंकि स्टैंडर्ड रूल पहला बताया तो उसके अपोजिट गए। अभी देखो फिर एक नया एक्सप्रेशन। जैसे अगर पॉइंट P है बेटा बाहर में है, हाँ सर, और यहाँ पे अपना वायर के θ2 और ये θ1 दो एंगल बन रहा है, हाँ। अब यहाँ पे देखो θ2 तो चलो ठीक है एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन θ1 कैसा है? क्लॉकवाइज है। अच्छा, इसका मतलब सर θ1 नेगेटिव होगा, हाँ, स्टैंडर्ड रूल के अपोजिट में। ये बात जान लो, ओके। ऐसा होता है तो जान लेना, किसी एक को मतलब नेगेटिव रखना है, बस ये बात जान लेना, और कुछ नहीं होता। किसी एक को नेगेटिव, किसी एक को पॉजिटिव रखना है। अगर स्टैंडर्ड रूल के अपोजिट गया, दोनों सेम साइड में है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। रिंग का पता है ना कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे? हाँ सर, एक्सियल पॉइंट पे हम तुम्हें बहुत अच्छे से रटा दिया हो। क्या एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मान लो n टर्न है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई r² इंटू n। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी एक्सियल पे। अच्छा सेंटर पे कितना होगा? x0 पुट कर दो, ये आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 2r। n क्या बताता है? नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू उसके आर्क के कारण। आर्क मतलब किसी भी थीटा आर्क का, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? थीटा आर्क का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सर? डिपेंड करता है कि पूरा रिंग का कितना होता है सर। पूरा रिंग का पता है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो इसका क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r रिंग का और θ/360 ऐसे कर देंगे, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हो कुछ यूनिटरी मेथड लगाते हैं। फुल सर्कल का पता है म्यू नॉट आई बाई 2r। हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा सर? फुल का आधा कर दीजिए, हाँ, म्यू नॉट आई बाई 4r आ जाएगा। और उससे भी ज़्यादा हाफ तो फिर क्या कीजिए, फिर इसका भी हाफ कर दीजिए फर्दर। 1/4 है तो क्वार्टर का क्या होगा? फिर हाफ का भी हाफ हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 8r ऐसे। बाकी तुम किसी भी एंगल पे निकाल सकते हो। देखो फोर्थ फार्मूला में हम लोग देखते हैं कि एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, हाँ सर। तो वेरी करता है तो लॉन्ग डिस्टेंस पे, शॉर्ट डिस्टेंस पे देखते हैं कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक रिंग बनाते हैं जिसके एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड अभी पढ़ चुके,
हाँ सर, सेंटर सी है। अब अगर बात करें कि इन दो पॉइंट पे एक पी पॉइंट बहुत दूर है और सी कहाँ है, सेंटर पे। अब हमें इन दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड का एनालिसिस करना है, ठीक है। जैसे पहले एक्स मंथ, एक्स लेस देन आर, मतलब ए पॉइंट के बारे में बात हो रहा है, नियर टू द सेंटर 5% वेरिएशन हो रहा है वहाँ पे। तो पहले जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं सर, सेंटर का नहीं गलत लिख रहे हैं, एक्सियल का लिखना है मुझे, ठीक है। ये थोड़ा मिटाऊंगा अभी, ठीक है, इसको लिख के ये मिटा रहा हूँ कि यहाँ पे सेंटर नहीं होगा, बी एक्सियल पे, तो क्या होगा, हाँ बी सी, ये फॉर्मेट याद रखना, ठीक है। बी सी एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पर पावर 3/2, इसको अंडरलाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट जाना, ठीक है। अब बी किसी भी एक्सियल पॉइंट पे ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्सियल पे मतलब किसी कहाँ पे के लिए सर, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया, हाँ 5% वेरिएशन यूज़ किया, अभी यूज़ किया नीचे में, ठीक है। अब यहाँ पे पी पॉइंट पे किसी बहुत दूर डिस्टेंस पॉइंट हो, तब क्या होगा सर, एक्स बहुत बड़ा हो, आर को नेगलेक्ट कर दो, आर नेगलेक्ट हो गया, तो ये आ जाता है बी और एक्स में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली, लेकिन क्यूब का, यही याद रख लेना। ये यहाँ डेल्टा बी बाई बी है, फ्रैक्शन को बोलते हैं, हाँ चेंज और फ्रैक्शन को बोलते हैं, 5% से वेरिएशन से लेस देन, ओके ऐसा, ठीक है। तुम्हें पता है ना, ए पे जो है थोड़ा लेस देन होता है सी से, हाँ सर घटते जाता है, सी पे सबसे हाई। एम्पियर सर्किटरी लॉ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, देखो सबसे पहले देखो गॉस पढ़े थे, सेम वेराइटी का होता है, कैसे सर, गॉस का स्टेटमेंट क्या था पता है तुम्हें, हाँ ई डॉट डी एस था, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, सेम एम्पियर उसका ब्रदर था, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड। अच्छा, तो बी डॉट डी एल, लेकिन वहाँ पे डी एस क्या था, सरफेस एरिया, लेकिन डी एल क्या है सर, लूप लेंथ है, लेंथ पेरीमीटर है, और वहाँ पे सरफेस एरिया था। और वहाँ पे जैसे क्यू इनसाइड होता था किसके अंदर, गॉसियन के अंदर, यहाँ पे लूप के अंदर का नेट करंट को डिफाइन करते हैं। अच्छा, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नेट होगा। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि इसका एम्पियर सर्किटरी लॉ का एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर जो इनफाइनाइट है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी भी आर डिस्टेंस पे दूर देखते हैं, ठीक। देखो ये है एसीएल लिखना भूल गया था, एम्पियर सर्किटरी लॉ, देखो हम लोग को पहले से रटा हुआ है, कितना इसका मैग्नेटिक फील्ड है, रटे हो ना, हाँ सर, म्यू नॉट आई बाय कितना होता है 2r। अभी देखो फॉर्मूला से कैसे प्रूव करते हैं, एम्पियर सर्किटरी लॉ, बी डी एल कितना है 2πr, आ गया टू द से बी नॉट, पता है ना म्यू नॉट आई बाय 2πr, हम लोग को पहले से पता था इसका मैग्नेटिक फील्ड बोथ साइड इनफाइनाइट का, लेकिन एम्पियर बहुत जल्दी निकालते हैं, इसीलिए एम्पियर का रिस्पेक्ट है, ओके। फिर से नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं किसके लिए सर, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटरी लॉ इन होलो सिलेंडर, ठीक है, होलो कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है। इसमें कैसे एम्पियर सर्किटरी लॉ को अप्लाई करते हैं, हम जानते हो ना, तुम पता है ना कितने पॉइंट थे हमारे, 3 एक्स थे, कौन कौन से एक्स, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। सर x1 है, x2 है, x3, 3 एक्स है सर, यहाँ और यहाँ, इन तीनों जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे सर, क्या लगाएंगे वहाँ पे, देखो ये बना रहे छोटू सा एम्पियर लूप। क्यों बना रहे हैं एम्पियर लूप, क्योंकि जहाँ पे एम्पियर लूप बनाऊंगा वही उसी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना। वाह सर, पहले x1 इनसाइड पे बात कर, आर से लेस दें, तो ये लगा दिया रूल। अब देखो b1 क्यों 0 हो गया, क्योंकि उसके अंदर वाला जो एम्पियर लूप उसके अंदर करंट ही नहीं था, x2 b डॉट डी एल। अब बता सकते हो कि इसका b कितना, डी एल लगा दीजिए 2πl, हाँ म्यू नॉट आई बाय आई इनसाइड आ गया, ये आ गया तुम्हारा b2, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2πl, और ये सबसे मैक्सिमम है, ओके। अब x3 आउटसाइड पे बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, लूप लेंथ लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, और यहाँ से b3 निकाल लो, 2πr इंटू म्यू नॉट आई बाय, और यहाँ 2πx3 आ गया। अब देखो x में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली। अच्छा, इस फॉर्मूला को तुम सबको रटोगे भी नहीं तो याद रहेगा कैसा लगाते, 1 सेकेंड में निकाल लोगे हर जगह, ठीक है। तो यहीं पे इनसाइड में 0 और बाहर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और कहाँ पे, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, हो गया, ये याद रखना होलो का। सिमिलरली एप्लीकेशन सॉलिड सिलेंडर के लिए ऐसा ही करते हैं, ठीक है बेटा। क्या करेंगे फिर कितने एक्स होंगे सर के, 3 एक्स, कौन कौन सा, एक्स इनसाइड, एक्स और कहाँ होगा, एक सरफेस होगा और एक नया एक्स होगा जो आउटसाइड होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा बात है कि यहाँ पे करंट डेंसिटी के बारे में बताऊँ, ठीक, जिससे अगर 1 2 3 पॉइंट मान लिया, हाँ सर। अब मैं सबसे पहले पहला एम्पियर लूप बनाऊँ 1 पे, 2 पे और नेक्स्ट 3 पे, इन तीनों पे एम्पियर लूप बना। सर एम्पियर लूप मतलब पेरीमीटर, हाँ सर, इसको पूरे तरह से मैं बताता था, रोप से बांधता था, हाँ। अब देखो x1 लेस इनसाइड पे, अब इनसाइड पे लगा दो b1 डेल म्यू आई इनसाइड। अब बताओ उस इनसाइड पे जो है म्यू आई इनसाइड, उसका करंट कितना होगा, टोटल करंट आई जाता है कब,
पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है सर, हाँ, तो यूनिट एरिया में कितना होगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर, इसी को जे लिख सकते हैं। हाँ, तो अब पाई एक्स वन में क्या होगा, यूनिटरी मेथड जे पाई एक्स वन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक्स वन रेडियस वाले पेरीमीटर से जो अंदर एरिया फंस रहा है, उस एरिया के अंदर जो ट्रैप हो रहा है, उस एरिया ट्रैप में एक्स वन रेडियस के एरिया के ट्रैप में कितना करंट है, जे इंटू पाई एक्स वन, उसी को आई इनसाइड बोले लिख रहा हूँ, ठीक, मी नॉट जे इंटू एक्स वन का स्क्वायर, ये करंट बता रहा है जे इंटू एक्स वन उस रेडियस के अंदर। किस रेडियस, जो हमारा लूप कंसीडर किया है, ठीक है। आ गया ब्यूटीफुल आंसर, मी नॉट जे बाई टू इंटू एक्स वन। ये कैसा, लीनियर प्रोपोर्शनल है। और ये वाई इक्वल एम एक्स, एम क्या है, स्लोप, मी नॉट बाई जे। सर इसको आई के टर्म में, हाँ, करंट डेंसिटी को चेंज कर दिया, आई बाई पाई आर स्क्वायर। हाँ, ये दोनों का मतलब एक ही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनता है। हाँ सर, याद कर लेना, रट जाना, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा टेस्ट में, ठीक है, और एग्जाम में भी, फाइनल में। अब अगर सरफेस पे पूछे x2 रेडियस पे, हाँ सर निकाल लेंगे। कैसे, x2 रेडियस पे निकाल दो, वहाँ पे एक पूरा करंट ट्रैप हो जाएगा ना पूरा सरफेस में, आई तो आ जाएगा 2 पाई आर। अब x3 पे क्या हुआ, बाहर में अगर लूप बनाते अंदर में पूरा करंट आई आ जाएगा, तो ये आ गया। कैसा रिलेशन है, x3। ऐसे ग्राफ कैसा बनता है, बहुत ब्यूटीफुल ग्राफ बनता है। कैसे, देखो, पहले लीनियर बनेगा, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x बनेगा, ऐसे। सर ये सरफेस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ, मी नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, डिस्टेंस का ग्राफ। ओके, चलो थोड़ा पेज बढ़ा लेता हूँ, और पेज बढ़ाने पे अच्छे से लिख पाऊंगा, पेज कम हो गया था। ओके, चलो आगे चलते। देखो मैग्नेटिक फील्ड अच्छा था, ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बनाए हम लोग। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अब ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन कहाँ पे करने जा रहे हैं ACL को, सर कैविटी मतलब थिक कैविटी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं थिक हॉलो सिलेंडर। थिक, पहले क्या पढ़े थे, थिन में उसका थिकनेस था ही नहीं, अभी इसका थिकनेस कुछ है। इसका थिकनेस, इनर का रेडियस R1 है, आउटर का रेडियस क्या है, R2 है, इनर आउटर रेडियस। हाँ सर, बीच में मटेरियल्स हैं, अब इन बीच में मटेरियल्स हैं, और R1 के अंदर एयर है और R2 के बाहर भी एयर है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है बार बार कि बताओ कि इनसाइड मतलब R1 के अंदर इनसाइड और मटेरियल के बाहर, इन तीनों केस में मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना हमारा टारगेट होता है, ठीक। अब देखो, हर जगह टारगेट को निकालने के लिए क्या करेंगे, बायोट-सावर्त लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। x1 पे, x2 और x3 पे कैसे, अभी देखो हम लोग लगा सकते b1 अंदर में 0 होगा, मेन तो ये वाला है x2 मटेरियल्स का, तो b2 डायरेक्ट लगा दिए, और क्या, मी नॉट आई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई x और x का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर और R2 रेडियस R1 रेडियस। ये रट जाओ फॉर्मूला, ये कहाँ का है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सप्रेशन कब यूज़ करते हैं, जब भी x डिस्टेंस निकालना हो किसके बीच, R1 और R2 के बीच, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। बिगनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 2 ये ऐसे ही करना है, ठीक। अब अगर कोई बोले कि बाहर की तरफ चला गया सर x3 मतलब R2 रेडियस से बाहर, तब तो फिर नॉर्मल हो गया, मी नॉट आई बाई 2 पाई x3 के। अब देखो ग्राफ इसका और अच्छा है सर, x1 ये R1 R2 है, इनर रेडियस, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है अंदर में, ठीक है। और ये बाहर में मतलब R2 के बाहर में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ऐसे फॉर्म होता है इन दोनों रेडियस के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसको रट जाइए। और सर अगर कोई पूछे सर R1 पे क्या होगा, R1 एग्जैक्टली वहाँ 0 होगा, लेकिन R2 पे क्या होगा, R2 पे ये लिख रहे हैं मी नॉट आई बाई 2 पाई R2 रेडियस, ठीक है, ये याद रखना बाहर के सरफेस में। और उसके R1 और R1 के बीच में बोले जाए तो ये लिख लेना जो अभी लिख रहा हूँ, देखो R2 ऐसा, यहाँ R1 के सरफेस पे 0 होता है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे मेन बात है x2 को वेरी करते जाओ, और उसके बीच पूछे तो फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक है। ये हो गया ख़त्म। कौन सा पार्ट खत्म हुआ सर, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब सोलेनॉइड के बारे में जानते हैं। सोलेनॉइड तो जानते ही तुम, हाँ, एक फाइनाइट होता है, एक बोथ साइड इनफाइनाइट होता है, और एक वन एंड वाला। अगर फाइनाइट के लिए क्या था, बीच में एक लाइन खींच दो और इससे एंगल θ1 और इससे एंगल θ2, और जहाँ पे निकालना ये P पॉइंट पे मान लो निकालना है, मी नॉट NI और साइन θ1 साइन θ2, लेफ्ट की तरफ बाएं फैला और राइट की तरफ वाला एंगल पुट कर दो ऐसे। लेकिन ये जेई में पूछता है, नीट में बोथ साइड इनफाइनाइट पूछता है, तो साइन θ1 θ2 90 तो 2 कट जाएगा, मी नॉट NI, n क्या होता है जान ही रहो, n/l। और वन साइड इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, θ1 90 θ2 0, मी नॉट NI बाई 2। टोराइड भी ईजी है ना, आप पूरा एक 2 सर्कल बनाओ, टोराइड बनाओ। हाँ सर, ये टोराइड एक तरह से सोलेनॉइड को ही टर्न करके दोनों तरफ से ज्वाइन कर देते हैं, टोराइड बन गया। हाँ, लेकिन सर टोराइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, टोराइड में जो उसके एक्सिस होता है, यहाँ ये डॉट डॉट में वाला बनाया ना, इसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
अब अगर सर इसका एवरेज रेडियस कितना है, डॉट डॉट वाला आउटर का R2 है और इनर का R1 है, उन दोनों का एवरेज +2। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है n, उसमें पुट कर लेंथ कितना हो जाएगा 2πr। ईजी है बेटा, बहुत ईजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 8वां में। फोर्स ऑन चार्ज क्यू। क्या पढ़ते हैं फोर्स ऑन चार्ज क्यू में कि सर कितना लगता है चार्ज, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे उसे फोर्स लगता है QBV, ये फोर्स लगता है। लेकिन क्यू पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो उस पर डिपेंड करता है। हाँ सर, क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो। और हमको पता है कि फोर्स भी मतलब QV भी लिख सकते हैं। और ये F क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट न्यू वेक्टर, ठीक है। और हमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा V क्रॉस B। और F परपेंडिकुलर V पे होता है, B पे भी परपेंडिकुलर होता है। FB साइन थीटा लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड। और थीटा किसके बीच का एंगल होता है, जैसे F को लिख सकते हैं ना QB साइन थीटा, और थीटा किसके बीच का एंगल होता है, V और B के बीच, ठीक है। इतना ही जानना था। नेक्स्ट अभी इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखो मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इस पर हम लोग देखते हैं। बट ये बात जानना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स का मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये मान लेना, ठीक है। इनसाइड में है ना, तब ये जब घूमता है कंटिन्यू R रेडियस में कांस्टेंट घूमता है। इनर रेडियस और आउटर रेडियस का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होता है। तो ये इस तरह से स्टेब्लिश, ठीक है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, टल्टल और गलगल के इक्वल करके रेडियस निकाल लेते हैं, R = mv/qb। अब हम लोग को पता है P मोमेंटम है, इसको सर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ऐसे लिख देते हैं 2, अच्छा m है यहाँ, q नहीं है, ठीक है बेटा, mq। और यहाँ एक्सेलरेटेड पोटेंशियल के टर्म में ऐसा लिखते हैं। अब ये रेडियस का 4 टर्म है, चारों इंपॉर्टेंट है बहुत, इन चारों टर्म पे क्वेश्चन आता है। P क्या है, मोमेंटम, m क्या है, मास, और K क्या है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक बात बता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज काइनेटिक एनर्जी 0, यस सर, तो वर्क 0, ये याद रखना एकदम अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है तो V0 एक्सेलरेटिंग, और एक और कॉन्सेप्ट है V0 एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ठीक। देखो अगर कोई भी चीज़ सर्कल में घूमता है तो वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 0, मगर रेडियल हमेशा एग्जिस्ट करता है V²/r। और रेडियल एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है सर, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, ये है रेडियल एक्सेलरेशन, QVB/m, ये है रेडियल एक्सेलरेशन, याद कर लेना, ठीक है। इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। और सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है क्या, हाँ 0 होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है सर, V/r के रेशियो को बोलते हैं। तो r को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिए तो एंगुलर वेलोसिटी QB/m। सर टाइम पीरियड 2π/ω, ओमेगा को पुट करो 2πm/QB। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है बस। तो QB ऊपर चला जाएगा 2πm, ये डेटा को रट जाओ। ओके, अब नया पॉइंट हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, नया पॉइंट हम लोग को जानना है क्या कि सर अब देखो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कहाँ पे सर, हेलिकल पाथ जहाँ फॉर्म करता है वहाँ पे, मतलब ऑब्लिक थ्रो पे बात कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे देखो ऑब्लिक थ्रो पे क्या होता है कि B और V के बीच एंगल 90 नहीं होता है, थीटा होता है। अब इसका V का 2 कंपोनेंट, V परपेंडिकुलर टू B और V पैरेलल टू B। V परपेंडिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रेडियस बनाने का और टाइम पीरियड घुमाने का और ओमेगा का। ओके, तो रेडियस क्या होगा mv परपेंडिकुलर/qb, लेकिन V परपेंडिकुलर क्या होता है V साइन थीटा। तो यहाँ से सब आ जाएगा P/QB, R/ सबको साइन थीटा के टर्म में आ जाता है, बस ये जानना। तो मोमेंटम ऐसा हो जाता है बस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो V पैरेलल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपको घुमाने का, पिच बनाने का। V पैरेलल किसका बनाता है, पिच बनाता है, क्या कि जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है उससे पिच बनता है, V cos थीटा इंटू टाइम। ओके, और यही ओमेगा क्रिएट करता है। ओमेगा किसी पे डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पे, ये खुशी की बात है, सिर्फ QB/m पे डिपेंड करता है। चाहे किसी भी एंगल किसी भी थीटा दो, वो चक्कर लगाएगा तो सेम ही ओमेगा से और सेम ही टाइम पीरियड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और यहाँ हेलिक्स पाथ होता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल लेगा, बहुत ईजी है। फ्रीक्वेंसी किसी पे डिपेंड, सिर्फ रेडियस डिपेंड करता है थीटा पे और कुछ भी नहीं, याद रखना। कौन कुछ भी नहीं मतलब टाइम पीरियड ओमेगा वगैरह। अब देखो लॉरेंज क्या होता है कि टोटल फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। अगर एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है वहाँ थ्रो कर दिया जाए तो नेट फोर्स कौन सा लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, QE + QV×B। अब ये है नेट फोर्स किस पे, कभी भी चार्ज पे जब वो मूव करे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंस में। अब अगर एक बात बोला जाता है हर जगह नो डेविएशन, अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन मोशन। नो डेविएशन का कंडीशन देखो,
दो जगह होता है। एक बार अगर या तो फोर्स जीरो हो तब भी नो डेविएशन होगा, और फोर्स नॉट भी जीरो तब पर भी नो डेविएशन होगा। अब देखो फोर्स जीरो तीन जगह पे होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तब फोर्स जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉट जीरो, तब पर भी फोर्स जीरो होगा, लेकिन थीटा जीरो 180 होना चाहिए, तब नेट फोर्स जीरो। और थर्ड कंडीशन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो और मैग्नेटिक फील्ड नॉट जीरो फिर भी फोर्स जीरो होगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और इस तरह से इलेक्ट्रिक का और मैग्नेटिक का दोनों का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में तभी हम बोल सकते हैं अनडेविएटेड। और इस कंडीशन में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे तो एक v का वैल्यू आता है q/b, मतलब इस रेशियो से अगर वेलोसिटी थ्रो किया जाए तो क्या होगा, चार्ज अनडेविएटेड होगा, किधर भी नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ओके, अब लास्ट है फोर्थ ऑप्शन कि सर अगर नेट फोर्स जीरो ना हो तब पर भी अनडेविएटेड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। देखो सीधा चला जाएगा पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है सर, वो हमेशा सर्कल में टर्न करता है, अगर वो जीरो होगा तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अच्छा, इसलिए अनडेविएटेड केस होगा। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए तब वो सर्कल नहीं बनेगा। अब देखते हैं हम लोग नया टॉपिक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। क्या होता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जानते हैं हम लोग क्या होता है सर, DF स्मॉल फोर्स आइडियल क्रॉस B। अरे वाह सर, ये इसको इंटीग्रेशन क्यों करें, DL स्मॉल था, अब इंटीग्रेशन को L कौन सा लेंथ है, इंटीग्रेशन हो चुका है, L डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है बिटवीन टू एंड पॉइंट। अच्छा, अगर सर एक सर्कल का क्या होगा एंड पॉइंट, तो सर्कल लूप बनाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा। हाँ सर, करंट कैरिंग वायर अगर एक डिस्प्लेसमेंट नेट फोर्स जीरो होगा। अब देखो नया पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, इसी का एप्लीकेशन देखते कहाँ कहाँ होगा फोर्स का। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर फोर्स कैरिंग करंट कैरिंग वायर दो करंट कैरिंग वायर के बीच का फोर्स पैरेलल में रख दिए, तो अब दोनों लाइक नेचर में करंट फ्लो करेगा तो सर एक दूसरे में अट्रैक्ट करेगा, तो हम निकाल रहे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो यहाँ म्यू I1 I2, लेकिन लेंथ टू का लिखना है, ये बात याद रखना। लेंथ पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ ये डिफाइन होता है म्यू I1 I2 2। ओके, ये अट्रैक्शन नेचर में होता है। ओके, और लाइक डायरेक्शन है दोनों का। अब ये अनलाइक डायरेक्शन होगा, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, लेकिन सब कुछ सेम है, खैर डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट इसका डायरेक्शन कैसा होगा, उस साइड में, रिपल्सिव नेचर में। ओके, अब फोर्स पर यूनिट लेंथ भी सेम ही रहेगा, लेकिन अब इन दोनों का ऐसा, अब देखो इन दोनों का अलग अलग साइड में एप्लीकेशन बता रहा हूँ। एप्लीकेशन जस्ट हैंग करके रखता है, हैंगिंग नेचर में। हैंगिंग नेचर का मतलब क्या है सर, दूसरे को फ्रीली एयर में हैंग करता है। देखो कैसे बता रहा हूँ, अभी दोनों का रिपल्सिव नेचर है, इसका दोनों का एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये हमेशा, और इसका सर केस 2 वाला हमेशा पुश करके रखता है दूसरे को। कैसे दिखाता हूँ, देखो अगर ये फिक्स वायर है और ये फिक्स वायर में करंट I1 जा रहा है, दूसरा I2 जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होता है हवा में उसको हैंग करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है मैग्नेटिक फोर्स से। अच्छा, और यानी मैग्नेटिक फोर्स हम mg को वेट का बैलेंस किया हुआ है। अच्छा, वेट को बैलेंस किया है, ये कौन सा फोर्स है सर, मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, अट्रैक्शन वाला, तो ये लिखा म्यू I1 I2 L। सिमिलरली अगर ये वायर है, ऊपर में M2 ये गिरना चाह रहा है ग्रेविटेशन, लेकिन नीचे से इसका मैग्नेटिक फोर्स से पुश करके हैंग करके रखा हवा में, लेकिन पुश कर रहा है अभी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, फॉर्मूला भी सेम होगा। ठीक है, अब अपने अनुसार से सिचुएशन देख लेना। ठीक है, फोर्स, और अब यहाँ कभी कभी फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखता है, तो लेंथ को मास के नीचे भी डिवाइड करके मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा भी बोलता है। ठीक, कर लेना, क्वेश्चन करवाया हूँ। क्वेश्चन नंबर मतलब ये 14 को देखते हैं हम लोग। 14 में क्या करना है सर, कॉन्सेप्ट 14 बार मैग्नेट के बारे में जानना है कि उसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है बार मैग्नेट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता था ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस, उसी तरह से एम पोल स्ट्रेंथ है इंटू एल। अब देखो करंट कैरिंग वायर बोलता है मैं भी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता हूँ, कैसे, आई इंटू ए क्या, एरिया इंक्लूज द लूप। अच्छा, ये मैग्नेटिक मोमेंट, वो मैग्नेटिक बार मोमेंट है। ओके, मतलब ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू बार मैग्नेट, ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा पेज बढ़ा लेता हूँ, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों ध्यान से रखें, ये दोनों आपस में एनालॉगी है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट सर बार मैग्नेट भी शो करता है और करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। ये लोग एनालॉगी इस तरह से हैं क्योंकि मैग्नेटिक बार मैग्नेट बोलता है मैं भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूँ, और ये जो अपना करंट कैरिंग लूप है ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए एनालॉगी है। लेकिन किस तरह से देखो, ये देखो एन और नॉर्थ और साउथ अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट भी अपवर्ड होता है, तो ये भी करंट कैरिंग वायर अपवर्ड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, और दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, बट
वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग अलग, एम एल है और कोई आई है, लेकिन एरिया यहाँ नेट होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो एन टर्न तो हम लोग ऐसे लिखते हैं एन इंटू ए, एन क्या बताता है नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। एरिया नेट यूज़ करते हैं और एरिया नेट हमेशा एन टाइम्स ऑफ सिंगल होता है। अब बार मैग्नेट को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है देखते हो, जैसे याद है डाइपोल को प्लेस करते थे मैग्नेटिक फील्ड में, हाँ सर क्या क्या निकालते थे, हाँ सर टॉर्क निकालते थे, टाइम पीरियड निकालते थे, पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से देखो फिर से बता देता हूँ यहीं पे, चलो ठीक है मैं मेहनत कर देता हूँ तुम देख लो, ठीक है। डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी तरह से बार मैग्नेट को प्लेस करूँगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो बार मैग्नेट को प्लेस करेंगे सर, करंट कैरिंग वायर को, लूप को नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है उसको भी करके दिखा दो, क्या है कि बार मैग्नेट और लूप दोनों अपने आप को एक ही जैसा एनालॉगी शो करते हैं। इसलिए देखो डाइपोल में P इक्वल टू क्यू डी और यहाँ पे M इक्वल टू क्या पढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एम एल, स्मॉल एम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बताता है, ओके। और लूप वाला क्या होता है आई ए, एरिया नेट होता है। अब टॉर्क वहाँ क्या था, टू पानी पी क्रॉस ई, और यहाँ का एम बी, जी बी नहीं एम बी होता है टॉर्क, ओके। टॉर्क का मैं वेक्टर देना छूट गया, ठीक कोई बात नहीं। एम और बी थीटा है, अच्छा थीटा किसके बीच होता है, वहाँ पी और ई के बीच, यहाँ एम और बी के बीच। अब वहाँ टॉर्क क्या होता है पी साइन थीटा, यहाँ टॉर्क क्या होता है एम बी साइन थीटा। अब यहाँ टॉर्क को दो तरह के से लिख सकते हैं, एम एल और यहाँ पे क्या निबा साइन थीटा। ये निबा क्या है सर, ये निबा एम को लिखते हैं, एम क्या था एन आई ए और बी आ गया, एन आई ए और बी तीनों मिला के निबा लिखता हूँ, याद है हाँ। तो ये निबा कब यूज़ करेंगे, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप वाले सेगमेंट में। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो SHM करता था कौन, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड में था, कैसे लिखते थे हम लोग इस तरह से, टी निकाल लेते थे सर ओमेगा और ये निकाल के टी निकाल लेते थे। और यहाँ पे जब ये भी बार मैग्नेट अगर SHM करता है तब आई क्या होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो मासेस है, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया एम ए स्क्वायर, ए क्या है सर हाफ डिस्टेंस है पूरा, अच्छा दो है, दो से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे क्या आई जो यूज हो रहा है ना एम बी बाई आई, ये आई क्या करंट नहीं समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका सर, बार मैग्नेट का। अदरवाइज जो भी रिंग और लूप सर टाइम पीरियड नच रहा है SHM में तब उसका, अच्छा आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे एम दो अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एम एल और एन आई ए, डिपेंड करता है कौन सा चीज़ ली हो, बार मैग्नेट अदरवाइज लूप, ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कहाँ पे सर डाइपोल के केस में इलेक्ट्रोस्टैट में ये माइनस पी कॉस थीटा, और यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल माइनस पी, फाइनल पोटेंशियल माइनस पी कॉस थीटा। वर्क यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कंजर्वेटिव वर्क यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और वर्क एक्सटर्नल क्या होता है माइनस ऑफ कंजर्वेटिव। सेम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैग्नेटिज्म में माइनस एम बी लिखेंगे, फिर माइनस एम बी कॉस थीटा लिखेंगे, और यू इनिशियल माइनस एम बी कॉस थीटा, यू फाइनल माइनस एम बी कॉस थीटा, और यू एक्सटर्नल ऐसे लिख देंगे। अब देख बेटा जैसा दिया रहे क्वेश्चंस कर लेना। अब देखो स्टेबल अनस्टेबल के लिए दोनों के लिए बात करते हैं। जब स्टेबल होता है तो थीटा जीरो एनर्जी मिनिमम होता है माइनस पी, अनस्टेबल में थीटा मैक्सिमम होता है, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है थीटा 180 में। सिमिलरली अगर मिनिमम एनर्जी में माइनस एम बी और मैक्सिमम एनर्जी में प्लस एम बी, मतलब ज़्यादा एनर्जी मतलब अनस्टेबल, ठीक है। अच्छी तरह से स्टेबल अनस्टेबल जान लो। ये है पूरा डाइपोल का कंपैरिजन के साथ हम लोग ख़त्म किए बार मैग्नेट को, ठीक। टाइम पीरियड रट जाना, टाइम पीरियड आई। अच्छा बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है पता है, ml²/12। अच्छा चलो ठीक है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी चलो बार मैग्नेट कटिंग पे बात करें। देखो एक बार मैग्नेट है, अब इसको बार मैग्नेट को हम लोग यूज़ करते हैं, देखो कटिंग करने में अलोंग दो तरह से कट करते हैं, अलोंग द एक्सियल लेंथ मतलब उसके लेंथ के अकॉर्डिंग बार मैग्नेट का, और उसके लेंथ के परपेंडिकुलर। देखो लेंथ के अकॉर्डिंग जब कट करोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है ना माइनस एम प्लस एम वो दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, और इसकी मास भी हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो मास हाफ हाफ, अभी शुरुआत में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एम एल ही था, कैपिटल एम से इंडिकेट किया। अच्छा शुरुआत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी था ml²/12 इसके एक्सिस से सेंटर के बोर्ड, हाँ अभी इसका मास भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी m/2, बहुत ईजी पॉइंट है, तुम्हें डील किया था, ठीक है सर। m/2 और m/2 था, अरे वाह हाँ सर। अब इन दोनों का देखो शुरुआत में मास m डैश मानते, बाद में मास m'/2 हो गया, ठीक है। अभी देखो अच्छे से लिख देता हूँ, टाइम पीरियड बिफोर कटिंग क्या था सर 2π√I/mb, ठीक है। अब देखो अब टाइम पे अब देखो आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था सर, मास जो भी है लेंथ का स्क्वायर ml²/12, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले। लेकिन अब जो कटने के बाद m डैश हो गया, और I डैश और m डैश और b डैश, ये I डैश क्या है न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कट करने के बाद छोटू सेगमेंट का,
सर न्यू कितना हो जाएगा, तो देखो उसका मास कितना और लेंथ कितना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। अच्छा न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, देखो उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना, लेंथ कितना। अच्छा सर न्यू मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी डैश कितना होगा, डिपेंड करता है कि कट करने पे नया मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया तो बी डैश चेंज हो जाएगा और बी डैश उसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने सेम होगा। ठीक है, अब तुम्हारे जैसा क्वेश्चन दिया वैसा सॉल्व कर लेना, मैं नहीं छेड़छाड़ कर रहा हूँ इसको, अब परपेंडिकुलर कटिंग से कर रहा हूँ। ठीक, अब जब परपेंडिकुलर कटिंग दो भाग में कट कर रहे हैं तो सर यहाँ पोल स्ट्रेंथ डिवाइड नहीं होगा, खुद से अपने आप पोल बन जाता है। जहाँ बीच में कट करते हैं वहाँ तो पोल नहीं होता, लेकिन किनारे में दोनों साइड पोल बन जाता है। लेंथ हाफ हो गया और मास हाफ हो गया, पोल स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड नहीं गिरता है। तो अभी देखो कट करने के बाद की ये आई डैश और एम डैश है। अब इधर देख लेना आई डैश क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 1/12 और मास हाफ हो गया और लेंथ पे कितना हो गया, हाफ हो गया, उन दोनों का स्क्वायर कर दो 12। अब न्यू, अच्छा तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, m/length/2, m/2 हो गया न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, ये इस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग टाइम पीरियड उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, इट्स ओके। हाँ अब देखो जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हैंडल कर लेना कि सर कट करने के बाद उसको सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, न्यू मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मतलब सर आई, एम और बी का नेचर को डिफाइन करके और स्टडी करना। ठीक, पॉइंट नंबर कितना था, 16, 17 डील करेंगे अब। ठीक है, गैल्वेनोमीटर थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक, गैल्वेनोमीटर छूट रहा है। ठीक, गैल्वेनोमीटर में क्या पढ़े थे याद है, हाँ सर गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन पढ़े थे। अच्छा गैल्वेनोमीटर का वहाँ नीडल जो था मैग्नेटिक नीडल वो रोटेट करता था मैग्नेटिक नीडल, याद है गैल्वेनोमीटर, हाँ जैसे करंट थीटा रोटेट कर जाता था। सर कोई भी चीज़ रोटेट करता है तो टॉर्क लगता है, क्या बोले फिर से बोलिए, कोई भी चीज़ रोटेट करता है तो टॉर्क लगता है, तो यहाँ करंट कैरिंग में टॉर्क कहाँ से आएगा, हाँ नीबा जो है वही टॉर्क है। अच्छा तो ये टॉर्क रोटेट करता है तो यहाँ पे टॉर्सनल रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है, रोटेट करता है। इसका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है बेटा, ज़्यादा डेप्थ जाओगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा। तुम समझो कि टॉर्सनल रिजिडिटी 11th से मैच करना पड़ता है, इसकी 12th का जो पढ़ते हैं टॉर्क उससे, मतलब करंट कैरिंग का टॉर्क और मटेरियल का, ये सी जो है ना, सी जो कांस्टेंट है टॉर्सनल रिजिडिटी बोलते हैं, और ये नीबा कौन सा है सर, ये मतलब ये क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक टॉर्क इससे इक्वेट कर दिए सी। अब सी बाय बैन, बस ये जान लो इधर का टॉर्क उधर का टॉर्क इक्वेट कर दिए। ये नीबा साइन थीटा 90 डिग्री होता है, रेडियल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इसे। ठीक, तो अभी देखो ये हो गया सी बाय बैन को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। अभी देख रहे हो आई और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ जितना करंट जाएगा उतना डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा तो सर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो सकता है, जितना करंट में जितना गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम रीडिंग होता है ना, जैसे 50 डिवीजन, तो 50 डिवीजन एक डिवीजन में जितना करंट होता है उसको करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, एक डिवीजन में जितना करंट शो करता है उसे करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। अगर 50 डिवीजन है तो एक डिवीजन का करंट सेंसिटिविटी को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी को बोलते हैं करंट, मतलब टोटल करंट IG। याद आया, वहाँ डील किया था मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्वेश्चन रेस का क्वेश्चन नंबर 12 डील किया था, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 डील किया था, रेस 3 क्वेश्चन नंबर 6। ओके ठीक है, कहाँ पे सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेस 3 क्वेश्चन नंबर 6। ओके यहाँ पे अगर करंट सेंसिटिविटी बोला जाए तो थीटा बाय आई का रेशियो होता है। सर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मतलब 1 डिवीज़न जितना करंट शो करता है, 1 डिवीज़न उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। सर अगर 50 डिवीज़न हो तो टोटल करंट कितना हो गया, करंट सेंसिटिविटी इंटू 50, उसी को बोलते हैं IG। अच्छा IG क्या होता है, मतलब करंट सेंसिटिविटी को नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई करके IG निकाला जाता है, समझ में। अब देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो क्या होता है, एक डिवीज़न में कितना वोल्टेज होता है RG में, उसी को बोलते हैं। RG कौन है, गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस, कुछ तो वोल्टेज होगा IR, हाँ तो उसी वोल्टेज को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब एक डिवीज़न कितना वोल्ट एब्जॉर्ब करता है गैल्वेनोमीटर। अच्छा उसी को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सर यहाँ बैन बाय CR, मतलब बस खाली थीटा बाय वोल्टेज कर दिया गया। ठीक, अच्छा कितना वर्क करता है नीडल पहले किसी भी पोटेंशियल थीटा 1 से थीटा 2 गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ द वर्क डन ऑन नीडल, ये याद कर लो। ये याद मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए, ये JEE में जाता है अच्छे क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, ये पूछता नहीं नीट में, बस लिख दिए। ठीक, अब सर ये 15 नहीं होगा जी, 18 होगा लगता है, एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, आई थिंक देखो क्यू चार्ज अगर मूव करें
ठीक है, आर रेडियस में। तो हम लोग क्या देखते हैं, नहीं नंबर सही लिख रहा हूँ ना, नहीं हो सके ज़्यादा नंबर होगा, ये मैं गलत लिख दिया 15। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर क्यू चार्ज सेंटर का ओर रोटेट करे तो हम लोग जान ही रहे हैं कि क्यू चार्ज रोटेशन से खुद ही करंट मानता है अपने आप को, कि चार्ज रोटेट कर दिया बोलता है मैं करंट हूँ। भाई छोटू चार्ज तुम तो चार्ज हो, नहीं रोटेट करने से मैं करंट बन जाता हूँ। वाह, तुम करंट बन गए तो तुम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे। हाँ सेंटर पे तो टाइम पीरियड कितना 2πr/v, तो ये करंट आ गया Q/T। अच्छा टी क्या है सर, टाइम पीरियड। अब ये करंट को दो तरह से यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में। लूप में आई करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना μ/2r, और जो करंट होता है वो करंट बोलता है कि मैं अपने आप से मैग्नेटिक मोमेंट भी बना दूंगा। अच्छा आइए, हाँ आई इंटू ए, आई क्या था Q/T और ए क्या एरिया πr²। ओके, तो यहाँ Q/T इंटू πr² लिख दिया, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ से मैग्नेटिक जो कट रहा है काट दिया, पाई कट रहा है, और उसके बाद देखो ये आ गया QVR, मतलब QVR ये है मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसे मुझे मन कर रहा मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, क्यों सर, एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म करना था। अच्छा QL डिवाइड बाई 2m के फॉर्म में। ओके, m/l क्या बताता है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंट का रेशियो, ये याद रखना Q/2m होता है। ठीक है, और L क्या है सर, एल क्या बोल सकते हैं, एल बताता है हमको, एल पता है ना तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा को बोलते थे एल, एंगुलर मोमेंटम। अदरवाइज MVR एंगुलर मोमेंटम जो होता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, चलो अब 19 नंबर डील करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर में हम लोग क्या डील करते हैं सर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ध्यान से देखना, ये आराम से पढ़ते हैं। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड सर, ये डिपेंड करता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को शो करता है कितना है। तो सर B0/μ0 और B मीडियम अपॉन म्यू मीडियम, मीडियम में जो भी नेट है उससे, H का यूनिट तो पता है करंट एम्पियर अपॉन मीटर होता है। ठीक, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक। और दूसरा मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसे बोलते हैं हम लोग आई, ये क्या होता है, मटेरियल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है। ओके, मैग्नेटाइजेशन मतलब मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है इनसाइड द मटेरियल, वो डिपेंड करता है m/वॉल्यूम। m क्या है सर, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनसाइड द मटेरियल। अगर सर एक एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाए तो n नंबर ऑफ एटम को निकाल सकते हैं n से मल्टीप्लाई करके। सर यहाँ पे m सिंगल m बता रहा है, एक एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट बताएगा, और यहाँ से n से मल्टीप्लाई। एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट सुने थे ना अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, हाँ वही है एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट। अब और भी क्या, वॉल्यूम। अब देखो आई क्या होता है, आई सर बी, आई क्या है, बी इनसाइड मैग्नेटिक, इनसाइड जो भी मटेरियल के इनसाइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोलते हैं। आई को दो तरीक़े से डिफाइन करते हैं, बी इनसाइड अपॉन μ0 और मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। और तीसरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये क्या होता है सर, ये होता है बेटा I/, हम लोग जानते हैं I/, किसका रेशियो होता है, I/H का। I क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और H क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इन दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको काई से पढ़ते हैं, रीड कर क्या करते हैं, काई रीड करते हैं। काई क्या होता है, I/H। अच्छा काई करता क्या, काई हमें एक्सप्लेन करता है कि कोई भी मटेरियल की क्या क्वालिटी कितना जल्दी मैग्नेट बन सकता है। अगर दो मटेरियल है, एक का काई 4 है और एक का काई 10 है, तो इससे ये पता चलता है जो जिसका काई 10 है वो जल्दी मैग्नेट बनेगा, और काई जिसका 4 है वो मैग्नेट नहीं बनेगा। जब इसको किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मुझे मैग्नेट बनाना है, तो जिसका काई ज़्यादा रहूँगा मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं फिजिक्स टीचर हूँ तो मुझे पता है जिसका काई ज़्यादा वो अच्छा मैग्नेट बनता है, और जिसका काई कम है वो जल्दी मैग्नेट अच्छा नहीं बनता है। ईजी टू कन्वर्ट अ मैग्नेट व्हेन काई इज़ हाई। ओके, अब देखो अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटाइजिंग होता है, मतलब मैग्नेट का नेचर को एडप्ट करता है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाता है, उसका अपना जो भी इनसाइड था और B0 नेट कंबाइन होके। और म्यू रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है, 1 + m, रट जाना, ये डिराइव करके लाए। और एयर का कितना होता है 1.0 म्यू रिलेटिव, लेकिन इसका काई 0.04 होता है, इसको रट जाना। और ये पता है म्यू रिलेटिविटी तो जानते हैं μm/μ0 होता है। ठीक है, अच्छा ये फोर्थ जो ऑप्शन लिख रहे हैं सर म्यू रिलेटिव 1 + m, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है।
अब देखो सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा डील करते हैं। सोलेनॉइड का फॉर्मूला पता है, बी नोट बाई मी नोट, इसको एच लिख सकते हैं एन आई। अगर मीडियम के अंदर सोलेनॉइड होगा तो बी एम बाई, इसको भी एच एन आई लिख सकते हैं। ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ यूज नहीं ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चंस में इसका यूटिलिटी करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, अब थोड़ा सा स्लो चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में। ठीक, थोड़ा स्लो चलते हैं लेकिन है इंपॉर्टेंट। देखो मटेरियल किस तरह से हम लोग, देखो हमारे पास 3 प्रकार का मटेरियल पाया जाता है। मटेरियल की सर उसकी जो मैग्नेटाइजिंग, उसके इसका कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म कैसे करता है, ऑर्बिटल में ये होता है, स्पिन में होता है, डोमेन के अकॉर्डिंग तीनों को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किए। क्वेश्चन नंबर 93 94 बना लो तुरंत, देख लो। अभी देखो सेकेंड, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस वाला अपोजिट है तो डाया, और दोनों सेम है तो सर ये पैरा और फेरो में सेम होगा। बट हम लोग जानते हैं कि बी नेट अगर देखा जाए फेरो में तो बी इंड्यूस बहुत इनसाइड बहुत हाई होता है और इनका सर पैरा का कम होता है, और इसका तो अपोजिट ही होता है। किसका अपोजिट होता है सर, ये डाया का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट ही होता है। अच्छा, तो अगर मान लो जैसे नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल अगर 50 है तो देखा जाता है कि डाया का अपोजिट 5 टेस्ला होता है और पैरा का सपोर्टिव 5 टेस्ला होता है, और लेकिन फेरो का सपोर्टिव 500 टेस्ला होता है। अच्छा, ये लोग छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड तो बड़े होते हैं, लेकिन अच्छा अब देखो आई नेगेटिव क्यों होता है, जब पता चला, क्योंकि आई नेगेटिव, आई डिपेंड करता है किसमें, बी इनसाइड पे। तो बी इनसाइड अगर नेगेटिव होगा तो आई नेगेटिव होगा। तो पैरा में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बी इनसाइड पॉजिटिव होता है। अब हम लोग देखते हैं, देखो अब हम लोग डेफिनेशन देखा, आई इक्वल टू काई एम इंटू एच देखे थे ना। हाँ, तो काई एम क्या अगर नेगेटिव था किसके लिए, डाया के लिए, तो स्लोप नेगेटिव है। देख रहा है आई वर्सेस एच का, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग। अच्छा, स्लोप नेगेटिव डिफाइन करता है। काई यहाँ रोल प्ले कर रहा है बेटा स्लोप का। देखो पैरा के लिए यहाँ काई पॉजिटिव होता है इसलिए स्लोप ग्राफ ऊपर में, और इसका काई पॉजिटिव बहुत बड़ा है इसलिए ग्राफ थोड़ा ऐसे जिगजैग मूव करके, इसका कोई प्रैक्टिकल नेचर को बताता है। ठीक, अब देखो अब इन तीनों केस में हम लोग टेम्परेचर से कोरिलेट करते हैं। सर काय स्मॉल नेगेटिव होता है डाया का, वेरी गुड। सर काय स्मॉल पॉजिटिव होता है पैरा का, हाँ जान रहे। और सर फेरो में फेरो का क्या होता है, काय सर पॉजिटिव होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। अब देखो इसका ग्राफ नेगेटिव होता है, नीचे बना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ये पूछता है हमसे कि सर काय और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसमें क्या पूछता है कि सर ये भी क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, कि देखो थोड़ा सा आगे से ग्राफ, क्यूरी टेम्परेचर बताता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिक है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें सर, पैरामैग्नेटिक में। इसी टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर डिसाइड करता है कि फेरो से पैरा गया कि नहीं। अब देखो सबका काई का एक रेंज बना दिया और म्यू रिलेटिव का रेंज बना दिया। काई का रेंज -1 से 0 डाया, सर 0 से 1 पैरा और 1 से ग्रेटर देन फेरो, और सर म्यू रिलेटिव 0 से 1, 1 से 2 और 2 से बड़ा। अब ये रिलेशन देख लो। अब देखो सिंगल एटम के लिए देखना, सिंगल एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसके, से डाया का 0 होता है और किसका नॉन जीरो होता है, पैरा और फेरो का। और लेकिन तीनों का 0 होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन हाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना क्या नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल। अभी देख लो बिहेवियर सर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ये मूव करता है। और इनको पाउडर को अगर रखा जाए सर वीक मैग्नेटिक फील्ड में, इन तीनों का स्ट्रक्चर ये है, और स्ट्रॉन्ग में रखा जाए तो इन तीनों का सर फिगर ये है। फिगर रटना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। मैंने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 का सब लिख दिया हूँ। ठीक, अब इसमें देखो राइज करते हैं, इसमें फॉल करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे से फेरो में, इसमें भी राइज करता है, बहुत ज़्यादा राइज करता है। नहीं दिया गया सर, हाँ नहीं दिया। अब देखो अगर यह मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और ये बार मैग्नेटिक हो तो ये परपेंडिकुलर होता है, और ये दूसरा वाला भी, ये हमेशा दूसरा वाला जो ये हमेशा पैरेलल होता है। सर ये बार मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, हाँ। अब हम लोग जानते थे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अब बी इंड्यूस अपोजिट होता है लेकिन छोटा, लेकिन इसमें पैरा में क्या अपोजिट सेम साइड में होता है लेकिन पॉजिटिव में छोटा पॉजिटिव, और इसमें भी नेगेटिव में छोटे नेगेटिव होते हैं अपोजिट में डाया में। लेकिन फेरो में क्या होता है खतरनाक, जो इंड्यूस होता है ना बी इंड्यूस वही ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक्सटर्नल से। अब देखो एग्जाम्पल देख लेना सबका, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कोबाल्ट वाला, कोबाल्ट जो रोल प्ले करता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट मैग्नेट के जैसा बनता है फेरो में। ठीक, याद कर लेना, ये पूरा ग्राफ याद कर लेना, ठीक है बेटा। ग्राफ से ग्राफ बनाने से अच्छा पता है जो नंबर क्वेश्चन दिए हैं ना पढ़ के वैसा बना लेना। अब देखो
फेरोमैग्नेटिक हिस्टैरिसीस शो करता है, फर्स्ट लाइन बता दी। और हिस्टैरिसीस ग्राफ क्या होता है बताता हूँ। जैसे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल को रखा जाए, कौन सा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है कि उसके जो शुरुआत में अगर जब मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा गया तो उसका रैंडमली एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक मोमेंट, छोटे छोटे से, ठीक है, रैंडमली एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उन सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलाइन हो जाते हैं, किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब अलाइन हो जाता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टी है उसी को एडप्ट कर लेता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन जब तक हम लोग रहा है मैग्नेटिक, लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो उसमें रिमेंसेस बच जाता है रिस, ठीक है। उस अगर मैग्नेटिक फील्ड से जब रिमूव कर देते हैं मटेरियल को तब इसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। और रेसिडुअल और बोलते हैं रिमेंसेस, ठीक है, कॉज ऑफ हिस्टैरिसीस ये। अब अगर मान लो इस तरह से, अब उसमें सर मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव करने पे मटेरियल में कुछ मैग्नेटिक फील्ड के नेचर एडप्ट कर लेता है, हाँ, दिस एडप्टिबिलिटी रेसिडुअल, इसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब अगर मुझे हटाना हो सर उस नेचर को, जैसे जीरो कर देना हो, तो क्या करूँगा, फिर से उसे उस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रॉय करूँगा। तो उसके जितना अवेलेबल मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बच गया है, जितना एडप्ट किया है, उसके अगेंस्ट में डिस्ट्रॉय करने के लिए लगाना होगा, उसको बोलते हैं कोर्सिविटी। डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी में इंटरनल जितना बच आ गया था, एडप्ट किया था, उसको रिमूव करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक। अब देखो दो तरह से मटेरियल होता है, सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन। उन दोनों को अगर, हार्ड क्या होता है जिसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है, स्टील, उसमें हार्ड बोलते हैं। सॉफ्ट मतलब ये, अच्छा इसको पता, सॉफ्ट को हम लोग सील्डिंग में यूज़ करते हैं अच्छा खासा, उसका लो रिटेंटिविटी लो कोरोसिव। लेकिन हार्ड आयरन का हाई रिटेंटिविटी हाई कोरोसिविटी। ये पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। लार्ज हिस्टैरिसीस लॉस होता है, लॉस ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी दी, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लगता है। एरिया किसका सर, हिस्टैरिसीस के अंदर, लूप के अंदर का एरिया। लॉसेस क्या बताता है, लॉसेस मतलब जो भी, अगर जो भी मटेरियल को अंदर रखते हैं और जो भी सोलेनॉइड में करंट देते हैं, तो करंट देने पे जो भी बैटरी का एनर्जी लॉस होगा ना, चाहे जो भी करंट सप्लाई करता है उस कंपनी का तो लॉस होगा, हाँ। तो जिसका ज़्यादा एरिया होगा उसको ज़्यादा एनर्जी उसमें लॉस हुआ उस मटेरियल में, ओके। एरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, ये मैथमेटिकली एरिया लिखते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ हमें यूज़ नहीं है इतना एरिया के बारे में। अगर कोई पूछता है सर कितना वर्क लगता है अगर एक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइज करने में, तो डिपेंड करता है कि उसके सारे फैक्टर पे, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, हाँ सर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस, फ्रीक्वेंसी और कितना टाइम तक उसको दे रहे हैं। डायरेक्ट एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 27 करो, हो जाएगा यहाँ से, ओके। मैं डिस्कस कर दिया हूँ, वहाँ से देख भी सकते हो। ये बात याद रखना, ये कौन सा लॉसेस है सर, जो कंपनी प्रोड्यूस करेगा मैग्नेट उसको लॉस होता है ना अपनी बिजली बिल वगैरह में, तो वही लॉसेस को बता रहा है, डिपेंड करता है जिसका एरिया ज़्यादा। अब मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी मैग्नेट को अगर किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेट से बचाना हो, उसे कहाँ रख दिया जाता है, आयरन रिंग के अंदर, सॉफ्ट आयरन के अंदर। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में जीरो होता है और सुपर कंडक्टर के इनसाइड में जीरो होता है। तो हम लोग ये ज़्यादा जानते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग बोलते हैं। अब देखो सुपर कंडक्टर क्या प्रोवाइड करता है, उसको शील्डिंग का कैसे प्रोवाइड करते हैं, रिपल्सिव करके। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं सर, मैसनर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, मैसनर इफेक्ट बोलते हैं। क्या करता है ये, सपोर्ट करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं देता है, ठीक है, इस चीज़ को। अब रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड का सुपर कंडक्टर जीरो होता है, ठीक है, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 122 बना लेना, ठीक है। ये छोटी छोटी थ्योरी तुम खुद से रीड करोगे बोर्ड के लिए तो अच्छा होगा। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे से तूने सुना, वाह वेरी गुड, अच्छे से पढ़ाई करो, मेरा बेस्ट विशेष तेरे साथ।